हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सोनल सिन्हा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है उनके लिए जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कंपनी, किस तरह की कंपनी वो रजिस्टर्ड करे। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें स्टार्टअप स्टार्ट करना है, इंडिया में कोई भी कंपनी या बिजनेस स्टार्ट करनी है, तो हमें लीगली उस कंपनी को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। और उस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, कितने तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, और कौन सा रजिस्ट्रेशन किस तरह की कंपनी के लिए सही होता है। हर तरह के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ इससे रिलेटेड टॉपिक पे। तो आज मैं आपको पहले टाइप ऑफ कंपनी फॉर्मेशन के बारे में बताने वाला हूँ। जो कि बेसिकली, पहले मैं आपको इस बारे में बता दूं कि कितने तरह के कंपनी फॉर्मेशन होते हैं। तो टोटल 5 तरह के कंपनी फॉर्मेशन होते हैं दोस्तों। अगर हम इंडिया में कंपनी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो 5 तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये पांचों तरीके के बारे में हम बात करें तो पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है वन पर्सन कंपनी, तीसरा है पार्टनरशिप कंपनी, चौथा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और पांचवा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सोल प्रोप्राइटर जो कंपनी है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो सिंगल इंडिविजुअल है और अकेले ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जनरली क्या होता है, हम बिजनेस करते हैं दोस्तों तो हमें कोई पार्टनर होता है, किसी के साथ मिलके करते हैं। बट अगर आप अकेले हैं और चाहते हैं कि नहीं, मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे अकेले अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस केसेस में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप आप चुन सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा पेपर वर्क ना हो, ज्यादा फॉर्मेलिटीज ना हो इस कंपनी को चलाने में, ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ना हो कंपनी को चलाने में, तो फिर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप आपके बिजनेस को सबसे ज्यादा सूट करेगा। और खास करके ये वो लोग यूज करते हैं ऐसे फॉर्म, कंपनी फॉर्मेशन का, खास करके सोल प्रोप्राइटरशिप का, जो एकदम इनिशियल स्टेज में होते हैं और वो टेस्ट करना चाहते हैं कि बेसिकली कैसा चल रहा है सब कुछ। तो इनिशियल लेवल वाले जो लोग होते हैं वो सोल प्रोप्राइटर यूज करते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बता देता हूं कि इसके सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं, मतलब इसके इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो इसके फीचर्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, वो क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, गुड फॉर इंडिविजुअल स्टार्टिंग अलोन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इंसान अकेला स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए ये बेस्ट टाइप ऑफ कंपनी फॉर्मेशन है। दूसरा, रिक्वायर लेस पेपर वर्क। इसमें पेपर वर्क्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि वैसे लोग जो ज्यादा पेपर वर्क नहीं चाहते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं चाहते हैं, कंपनी को चलाने में ज्यादा फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप है दोस्तों। तीसरा है नो फिक्स सफिक्स। अब इस कंपनी में बेसिकली होता है क्या, जब आप लिखते हो ना कंपनी का नाम, तो आप लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम है एबीसी, तो आप लिखोगे एबीसी एंटरप्राइज। आप एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखोगे। जनरली आप देखोगे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके आगे में प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है। बट यहाँ पे ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटर है, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड आगे नहीं लिखना है, आप एबीसी एंटरप्राइज लिख सकते हो। अभी जो चौथा पॉइंट है दोस्तों वो है नो यूनिकनेस बट अवॉइड ट्रेडमार्क। अभी इसमें आप कोई भी नाम रख सकते हो कंपनी का। नो यूनिकनेस का मतलब होता है कोई भी नाम आप कंपनी का रख सकते हो, बट आपको ट्रेडमार्क इसमें अवॉइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बिगर ट्रेडमार्क्स की बात करें दोस्तों, टाटा बिरला रिलायंस। अभी आप अपनी कंपनी का नाम टाटा बिरला रिलायंस तो नहीं रख सकते हो क्योंकि फंसोगे। इनिशियल लेवल में जब कंपनी छोटी है तो उतना लोग ध्यान नहीं देंगे, बट आप तो चाहोगे ना कि आपकी कंपनी के बारे में लोग जाने, आपको पहचाने, आपका बिजनेस बढ़े। जब लोग आपको पहचानने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो कहीं अगर टाटा बिरला और ऐसे बड़े बड़े ट्रेडमार्क्स वाले कंपनी को अगर पता चलता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है प्रोप्राइटरशिप फर्म नेम एग्जाम्पल। अभी मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूं, तो आप, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो वो क्या है, जैसे एबीसी कंपनी का नाम है एबीसी एंटरप्राइज। उसके बाद पॉइंट, गेटिंग जीएसटीआई एंड उद्योग आधार शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वुड बी एनफ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप नाम का कोई रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं होता है।
अभी आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी तब से सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में मुझे बता रहा है, हमें बता रहा है, और अभी बोल रहा है कि इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। दोस्तों एक्चुअली बात ऐसी है कि सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। आप जैसे ही करंट अकाउंट या अपना बिजनेस अकाउंट बैंक में खुलाते हो, आप ऑटोमेटिकली प्रोप्राइटर बन जाते हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपको अलग से प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक कंपनी फॉर्मेशन होता है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है अलग से एलएलपी का। ओपीसी में भी 1% कंपनी में भी अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। पर सोल प्रोप्राइटरशिप में अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप अगर करंट अकाउंट या बिजनेस अकाउंट दोनों कोई भी बोल लीजिए, अगर आप बैंक से खुलवा लेते हो, आप ऑटोमेटिकली प्रोप्राइटर बन जाते हो। और बैंक के पास अगर आप करंट अकाउंट या बिजनेस अकाउंट खोलने के लिए जाते हो, तो वो आपसे कुछ सर्टिफिकेट मांगते हैं जिसकी जरूरत होती है, जिसमें आप दो कोई आपको देना पड़ता है, जिसमें आप या तो जीएसटीआईएन या उद्योग आधार दे दीजिए, या उद्योग आधार या फिर शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो कि गोमास्ता है वो दे दीजिए। तो कोई भी दो देना पड़ता है दोस्तों। तो इसमें से आपका फिर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बट एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आई है अभी रिसेंटली, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। और वो ये है कि पहले उद्योग आधार और एमएसएमई सर्टिफिकेट्स अलग होते थे। इसमें मैंने एमएसएमई नहीं लिखा है, बट एमएसएमई का भी रजिस्ट्रेशन होता है। बट अभी ऐसा हो गया है कि उद्योग आधार और एमएसएमई दोनों एक ही हो गए हैं दोस्तों। तो अगर आपको कोई दो सर्टिफिकेट लेना है, तो या तो आप एमएसएमई ले लीजिए, या तो फिर आप एमएसएमई ले रहे हैं या उद्योग आधार तो सेम है, तो अगर वो एक सर्टिफिकेट तो वो एक ही सर्टिफिकेट हो गया। तो वो एक सर्टिफिकेट और आपको जीएसटीआईएन एक्चुअली कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली मुझे एक कंपनी खोलनी थी, मैं बैंक में गया, तो सारे बैंक वाले बोल रहे हैं कि अब आपको जीएसटीआईएन लेना कंपलसरी है, क्योंकि दो सर्टिफिकेट चाहिए। तो एक मैंने सोचा कि उद्योग आधार दे दूंगा और दूसरा एमएसएमई दे दूंगा, बाद में पता चलता है कि दोनों को एक कर दिया गया है। तो अभी तो वो दोनों को मिला के एक है, अब दूसरा तो मुझे चाहिए। उस केसेस में मुझे जीएसटीआईएन देना ही पड़ रहा है दोस्तों। तो जनरली रूल मेट्रो सिटी में ये है कि अगर आप गुड्स का बिजनेस है, आपका कोई सामान अगर आप बनाते हो, तो टर्नओवर 40 लाख से ऊपर नहीं होता है तो जीएसटीआईएन लाइसेंस की जरूरत है नहीं। और सर्विस इंडस्ट्री में 20 से ऊपर नहीं होता है, लाख से ऊपर, तो जीएसटीआईएन की जरूरत है नहीं। और ये अगर आप नॉन मेट्रो में जाओगे तो यही ये गुड्स के लिए 20 लाख टर्नओवर तक हो जाता है जीएसटीआईएन का जो मैंडेटरी लाइसेंस। अगर आपको लेना है तो 20 लाख से ऊपर टर्नओवर रहेगा आपका, तभी लेना होता है। नॉन मेट्रो में बात कर रहा हूँ। और सर्विस में 10 लाख के ऊपर है तो लेना है। और मेट्रो में जैसे मैंने आपको बताया वही 40 और 20 हो जाता है गुड्स और सर्विस का। बट अभी कैसा रूल गवर्नमेंट ने बना दिया है कि आपको जीएसटी लेना कंपलसरी हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप मतलब काफी मुश्किल हो गई है नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि अभी जीएसटीआईएन को रेगुलर फाइल करना भी जरूरी है। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो आपको फाइन पड़ेगी। तो पता नहीं गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो आप बैंक में जाके आप पूछ सकते हैं कि आप विदाउट जीएसटीआईएन अपना कंपनी खोलना चाहते हैं, आपका स्टार्टिंग है और आप का कोई टर्नओवर नहीं है, तो देखिए आप बैंक आपको क्या बोलती है। बैंक आपको बोलेगी नहीं सर, अभी जीएसटीआईएन कंपलसरी हो गया है। तो ये अच्छी बात नहीं है नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए। बट ठीक है, मैं इस पे अब ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद एक पॉइंट है, द प्रोप्राइटर विल सोली बी लाइबल। मतलब इसमें प्रोप्राइटर पूरी तरीके से लाइबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉफिट होता है कंपनी को, प्रोप्राइटर को, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट उसे मिलेगा। अगर लॉस होगा तो पूरा पूरा लॉस उसका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी खोली, आपने 20 लाख का लोन लिया, और वो लोन जो है अपना बेसिकली पैसा पूरा बर्बाद हो गया, तो वो 20 लाख रुपए आपको चुकाने ही पड़ेंगे। आपको अपना एसेट बेच के चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रोप्राइटरशिप को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब अगर आपके नाम से जमीन है या कोई और प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, तो उसे बेच के आपको ये पूरा लोन चुकाना पड़ेगा दोस्तों। यही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें कंपनी एक अलग एंटिटी है और फाउंडर्स अलग होते हैं, ओनर एक अलग एंटिटी है। प्रोप्राइटर में जो ओनर है और जो कंपनी है दोनों एक ही है। तो इसीलिए अगर लॉस होता है तो पूरा का पूरा ओनर को बेयर करना पड़ेगा, और प्रॉफिट भी होगा तो पूरा का पूरा ओनर का होगा। इसके बाद वाला पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि ऑटोमेटिकली डिसॉल्व विद द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही डेथ होता है प्रोप्राइटर का, कंपनी उसी समय बंद हो जाती है। मतलब डिसॉल्व हो गई, कंपनी ही खत्म। ओनर मरा, कंपनी खत्म इन सोल प्रोप्राइटर।
नो कैपिटल गाइडलाइंस फॉर ओपनिंग ए प्रोप्राइटरशिप फर्म। अभी प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर आपको खोलना है दोस्तों, इसमें कोई भी कैपिटल गाइडलाइंस नहीं है, आप कितने भी पैसे के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद पॉइंट क्या है, नो कंपनी ऑडिट रिक्वायरमेंट इन ए प्रोप्राइटरशिप फर्म। जैसे प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, 1% कंपनी है, उसमें ऑडिट मैंडेटरी है दोस्तों। बट प्रोप्राइटरशिप फर्म में कोई भी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये लेस पेपर वर्क और बहुत आसान तरीके से चलाई जाने वाली कंपनी है। अभी एक नया एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और क्या है, प्रोप्राइटर इनकम टैक्स नीड टू बी फाइल। अभी जो भी इसमें प्रोप्राइटर होंगे, जो भी ओनर होंगे प्रोप्राइटरशिप कंपनी के, उनको अपना इनकम टैक्स रेगुलर फाइल करते रहना है गवर्नमेंट के द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार। उसका उसके बाद पॉइंट क्या है दोस्तों, नो सेपरेट पैन कार्ड फॉर प्रोप्राइटरशिप फर्म अनलाइक ओपीसी एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं दोस्तों, कि अगर आप एक प्रोपराइटर हैं तो आपको कंपनी का अलग से पैन कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो पर्सनल पैन कार्ड है ना, वही पैन कार्ड कंपनी का भी पैन कार्ड माना जाएगा। मतलब प्रोपराइटर का पैन कार्ड ही कंपनी का पैन कार्ड होगा। बट अगर आपके अगर आपकी ओपीसी होती, 1% कंपनी होती, या एलएलपी होती, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती, तो कंपनी का पैन कार्ड अलग होता और आपका पैन कार्ड अलग होता। बट प्रोप्राइटरशिप में जो आपका पैन कार्ड है वही कंपनी का पैन कार्ड कहलाता है। तो इसका जो डिमेरिट है दोस्तों, वो यही है कि ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ आता है, कि अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो आपको अपने एसेट को बेच के चुकाना पड़ेगा। वही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या ओपीसी में या एलएलपी में आपको अपने एसेट को बेच के नहीं चुकाना होता है दोस्तों। कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर सकते हैं। फाउंडर और ओनर का जो भी पर्सनल एसेट होता है, उनके नाम पे प्रॉपर्टी, जमीन, घर, जायदाद जो भी है, उसे बेचने की जरूरत नहीं होती है लॉस को चुकाने के लिए। बट प्रोप्राइटरशिप में आपको आपका जो भी एसेट है उसको भी कंसिडर किया जाता है, और उसको बेच के आपको सारे लॉस को चुकाने पड़ते हैं। तो ये एक रिस्क है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद पसंद आया होगा, और सोल प्रोप्राइटरशिप आप काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपको एक एक चीज, जो भी आपका डाउट होगा उसमें भी एक्सप्लेन करके आपको मैं समझा दूंगा, और इसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। फिर आऊंगा एक नई वीडियो के साथ, और इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़ के और भी जितने तरह की कंपनी फॉर्मेशन है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों आने वाले वीडियो में। धन्यवाद।